मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और 90s में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत सुना है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उन्होंने क्लोजली वो चीज़ देखी है अपने आंखों से। बट एक बात पर हम सब भारतीय को एक स्वर में अग्री करना चाहिए कि महात्मा गांधी का इस देश के इंडिपेंडेंस में, इस देश को एक करने में और इस देश की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली छवि है, जिसके कारण आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। 80 देशों का भ्रमण जब महात्मा गांधी ने किया था तो वहाँ उनके द्वारा लिखे गए लेख, उनके द्वारा दिए गए भाषण, उनके द्वारा दी गई भारत की परिभाषा आज भी लोग याद करते हैं। The very first thing that comes to anybody's mind when they say, "Oh, are you going to India? You're going to study in India." They first say, "Are you going to see Priyanka? Are you going to see Deepika Padukone? Are you going to see Shah Rukh Khan?" हेलो एवरीवन, नमस्ते। 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब देंगे। हमारे साथ हैं आज कुछ लीगल फ्रेटर्निटी के लोग जो कि बात करेंगे आज़ादी की, आज़ादी से जुड़े कुछ सवालों की। आज़ादी अपने अपने मायनों में सभी के लिए क्या मतलब रखती है, इन सवालों की भी। तो हम शुरू करते हैं इसी सवाल के साथ। आपके लिए आज़ादी क्या मतलब रखती है? मेरे लिए आज़ादी ये मतलब रखती है, इफ़ आई कैन गो अराउंड एट नाइट, you know, roaming around in the roads without getting anticipated about, you know, what will happen to me or something like that. बिल्कुल बिल्कुल, हर लड़की के लिए कहीं ना कहीं आज़ादी ये मतलब तो ज़रूर रखती है। मेरे लिए आज़ादी का जो नोशन है वो एक ऐसा नोशन है जो शायद बहुत ही कम डिस्कस करा जाता है। अकॉर्डिंग टू मी और एज आई फील, आज़ादी, अगर मैं अपनी आज़ादी के साथ साथ ये भी समझती हूँ कि उस आज़ादी के साथ जो जिम्मेदारियाँ आती हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करती हूँ तो तब जाके मेरे लिए आज़ादी का नोशन पूरा होता है। हमने बात करी आज़ादी की। भारत को आज़ाद हुए कई साल हो गए हैं, फिर भी हर साल एक सवाल हम सबके बीच ज़रूर आता है कि क्या हम सच्चे मायनों में आज़ाद हैं? क्यों ये सवाल इतना ज़रूरी है? क्यों ये सवाल हर साल हम सभी के बीच आता है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हर साल कैलेंडर बदलती है, 15 अगस्त आता है, जहन में एक सवाल आता है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। बट इस सवाल का और जवाब का निरंतर सिलसिला तब तक जाएगा जब तक हम एक बेसिक बात नहीं जानते हैं कि जब हम खुद की पहचान भूल जाते हैं तो हम अपने परिवार वालों से पूछते हैं, न कि बाहर वालों से। इसका मतलब ये है कि जब तक एज अ सिविलाइजेशन, एज अ सिटीजनरी और एज अ कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन आप ये नहीं जानेंगे कि आप मेंटली, सोशली, पॉलिटिकली, फिलोसॉफिकली इस लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी आइडेंटिटी कहाँ से जुड़ी है। आज भी छोटे मोटे सवालों पर, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कोई भी मुद्दा हो, हम उस वैलिडेशन पर डिपेंड करते हैं जो हमें मिलती है पश्चिमी सभ्यता से। परंतु आज़ादी मेरे लिए वो है जिस दिन हम सबके अंतरात्मा में वो बात बस जाएगी कि हम आज़ाद तब हैं जब हम ये जान जाएंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, न कि ये हमें कोई और बता रहा होगा कि हम क्या हैं। मेरे लिए आज़ादी यही है। क्या इंडिया अगर डाइवर्स ना होता तो ज़्यादा बेहतर देश होता, और ऐसा क्यों आपको लगता है? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बहुत से डिफरेंस हमें दिखते हैं, क्योंकि दुनिया में उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है, लेकिन भारत के बिहार राज्य में जहाँ पे कि पहले डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है तो वहीं अगले दिन उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। So you take proud in being a country, in being from a country that is a diverse country, right? Okay, आपके अकॉर्डिंग क्या है? नमस्कार, मेरा नाम महक है। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डाइवर्सिटी को हम जोग्राफिकल लैंडस्केप से नहीं नाप सकते हैं। अभी हम सब इस रूम में खड़े हैं, हम सब डाइवर्स हैं बट हम यूनाइटेड भी हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, छोटे से छोटे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस डाइवर्सिटी का जिक्र होता है, और ये डाइवर्सिटी ब्यूटीफुल है। यही हमको ये हक देती है कि हम अपने राइट्स को भी इंजॉय करें और इसी के साथ दूसरों के राइट्स, उनके कल्चर को भी जानें। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू द होल वर्ल्ड। प्रवीण, आप साउथ से हैं। Yes, आप डाइवर्सिटी शायद हम सबसे बेहतर समझ सकते हैं, तो आपका कहना क्या है? क्या ये डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छी है? इज इंडिया बेटर कंट्री बिकॉज ऑफ बीइंग डाइवर्स, और डू यू हैव सम डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट? It's not about South and it's not about North, ma'am. It's like we are all united. So I feel this unity and diversity works very well in this country, and I feel different cultures like
just my friend told that he'll be able to celebrate Pongal and also the Diwali and also Eid. So the same way, adding on to this, the diversity in our south or north is different, but we are all one in this country. We are all one in this nation, and that's why the unity and diversity works very well in this country. That's what is I. श्रेया कुछ कहना चाहती हैं इस बात के ऊपर? मेरा मानना ये है कि डाइवर्सिटी हो या ना हो वो क्वेश्चन नहीं है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस कितनी है उसकी। हम ये देखते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे रहते हैं लोग साथ में, बट उनमें वो एक्सेप्टेंस नहीं एक दूसरे के कल्चर के लिए और एक दूसरे के रिलीजन के लिए। मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और 90s में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत सुना है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उन्होंने क्लोजली वो चीज़ देखी है अपने आंखों से। तो जब अगर दो कल्चर, अगर दो जो लोग हैं, दो कम्युनिटीज़ है, अगर उनमें एक दूसरे के रिलीजन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होता तो क्या हो सकता है, वो चीज़ हमने देखी है बहुत सारी स्टेट्स। तो कश्मीर नहीं है, ऐसी बहुत स्टेट्स है जहाँ पे वो वायलेंस आया है जब एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि डाइवर्सिटी होना या ना होना गलत है या सही है, बट जब तक डाइवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक वो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ एक रिलीजन फॉलो किया जाता है, जहाँ कोई डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ रिलीजन के ऊपर मुद्दे नहीं उठते, भाषाओं के ऊपर मुद्दे नहीं उठते। हमारे यहाँ हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। तो ये सवाल जो उठकर आया था उसका बेस ही यही था कि शायद अगर हम अलग अलग जातियों से ना होते, अलग अलग हमारे खान पान ना होते, अलग अलग भाषाएं ना होती, तो शायद हम में इतने भेदभाव ना होते, लड़ाई झगड़े ना होते। क्या इसके अगेंस्ट में कोई कुछ कह सकता है? I don't think so, ma'am. I'll talk in favor of diversity. When I go out from this country, I will say that I'm proudly from India. When I'm here, I proudly say that I'm from Uttarakhand. It's a very popular, it's a very big myth that we are one nation, but we are union of states. When union of states, people from north, people from south, or any part of the country will live in one geographical territory. That's the beauty of this country. क्या देशभक्ति होना, पेट्रियोटिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या कोई इंसान जो पेट्रियोटिक नहीं है, जो पेट्रियोट नहीं है, जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, क्या वो अच्छा इंसान नहीं है? सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं आशीष और सबको ये इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैम ने हमसे सवाल किया कि इंडिपेंडेंस जो है हमारी, यहाँ पर जब हम पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं यानी कि देशभक्ति की, तो देशभक्ति सही मायने में क्या है? हम सब भारत में रहते हैं, भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, तो क्या हम पेट्रियोटिक नहीं हैं? यहाँ पर हम जब भी इस देश में रह रहे हैं, हम संविधान को मान रहे हैं, तो यानी कि हम पेट्रियोटिक हैं। जो भी हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की कल्पना करते हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ अग्रसर हैं। हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का जो हमारा एक मूल था संविधान का, वो यही था कि हम जो है वो सबको बराबर से बोलने का अधिकार दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, राइट टू इक्वालिटी हो, वो सब हमारे संविधान के अंदर है। और हम जो भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, जो भी इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता है, वो पेट्रियोटिक है। बट जो इसके विपरीत जा कर के इसका विरोध करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो है आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट करेंगे, इसको कुछ बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट रूप से लेकर के जाएंगे, तो वो जो है वो पेट्रियोटिज्म नहीं कहलाएगा। जब जब स्वतंत्रता की बात आती है, महात्मा गांधी जी का नाम अपने आप बाहर आ ही जाता है। आप सभी से मेरा एक सवाल है कि जिस दिन हमको स्वतंत्रता मिल रही थी, उस दिन उस सेलिब्रेशन में महात्मा गांधी जी का क्या रोल था? कौन बताएगा? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं बिहार से आता हूँ। और जहाँ तक बात, ये प्रश्न काफ़ी डिबेटेबल है कि महात्मा गांधी का उस दिन क्या रोल था, परंतु मैं सबको बता दूं कि जब हम जश्न मना रहे थे, सारा देश जश्न में झूम रहा था लाल किले के पास, तो महात्मा गांधी अपने पर्सनल एस्पिरेशन, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दूर रखकर कोलकाता में जो नुआखाली में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वो लोगों से अपील कर रहे थे कि कृपया दंगे ना करें, एक दूसरे का नरसंहार ना करें, और भारत को एकजुट रखने की जो मेरी सोच है उसको सफल बनाने में मेरी मदद करें। आज लोग अलग अलग पंथ में बट गए हैं। ये विचार विवादित हो सकता है, कुछ लोग अग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसअग्री कर सकते हैं, बट एक बात पर हम सब भारतीय को एक स्वर में अग्री करना चाहिए कि महात्मा गांधी का इस देश के इंडिपेंडेंस में, इस देश को एक करने में और इस देश की
जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली छवि है, जिसके कारण आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब मोदी जी भी दूसरे देश में जाते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो ये कहते हैं कि मैं उस देश से आता हूँ जिसने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करा है। तो 20th सेंचुरी में इस आइडेंटिटी को किसने स्ट्रॉन्ग किया? 80 देशों का भ्रमण जब महात्मा गांधी ने किया था, तो वहाँ उनके द्वारा लिखे गए लेख, उनके द्वारा दिए गए भाषण, उनके द्वारा दी गई भारत की परिभाषा आज भी लोग याद करते हैं। तो इस बात पर एज एन इंडियन हमें कोई डिबेट नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप इंसान के मेरिट या डिमेरिट को क्वेश्चन कर सकते हो, बट अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो आप उसे साइड नहीं कर सकते हो। आप एज एन इंडियन उसे एक्सेप्ट करोगे, वरना हम काफ़ी ही खतरनाक दिशा में बढ़ सकते हैं अगर हम ऐसा करें तो। धन्यवाद। 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट स्पीच किसे माना जाता है? किसके द्वारा दी गई थी? पूरा सवाल किसके द्वारा दी गई थी? और वो स्पीच की अगर आप 2-3 लाइंस हम सबके बीच में बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। The speech was given by the greatest man of the century, Mr. Jawaharlal Nehru. The speech was tryst with destiny, and I would quote a few very famous lines from the speech. That is, when the world sleeps, India will awake for life and freedom. मेरा अगला सवाल इवाडे से है। The next question that I have is for Iwade. Iwade is from Nigeria and she has been living in India for past 5 years. So my question to Iwade is, how India is treating you? How do you feel about India? Okay, Namaskar India, Mera Saibi Wade. Since I've been living in India for 5 years already, and what do we think people as foreigners that come from outside the country or that come from different parts of the country to India, is India truly a place that we can stay? Is India truly a place that we can stay and learn and gain knowledge and then go to our country and then use that knowledge we have gotten from this country in other places? The very first thing that comes to anybody's mind when they say, oh, are you going to India? You're going to study in India. They first say, are you going to see Priyanka? Are you going to see Deepika Padukone? Are you going to see Shah Rukh Khan? Like this kind of questions. Or are you going to see Taj Mahal? This kind of questions will first of all pop in their heads, and you'll be like, I can't even see them if I'm here. Like, I don't even see these people. So this kind of things come to our head. But how do we feel? People that I get, that people that from outside the country, how do they feel when they come here? One thing I have experienced in India since I've been here is they are really good people. Like when you meet them, you'll be like, wow. So they are really nice people in India. I'm just going to interrupt here. Can you share one such incident where you felt that you've chosen the best country for your education? Okay. Like I'm studying law here in India. There is this incident that happened in my university like 2 years back. And then there was like a student that came up, an Indian student, and he was trying to like push people like people from other countries outside of, like, you guys should sit in one place. And then a teacher comes up and says, why are you doing that? Like they kind of like defend you. That was why I said, like, you will get to see extremely nice people when you come here. And then when you fall victim of the bad one, you also fall victim of very bad one. So there are people also that also complain of racism, maybe in Delhi, outside. Like, this kind of things also happen. I'm not saying that, oh, India is the only country that racism is. There is no way you go to the UK and then you will not find racist people there. There's no way you go to the US and you won't find racist people there. There's no way you go to Canada and you won't find racism there. It's everywhere. But one thing that we pray is that we meet really good people. That is why I said I've met extremely nice people. People that I was coming the other day. I was telling Sad yesterday as well. Like, I was coming the other day and somebody inside the auto I was sitting down was literally fighting for me. And I was just sitting there like, what is this person trying to do? He was literally fighting for me. No, you take her this way. This is not the right way. Like, you get to see extremely nice things here. Right. And I'm really grateful for that. So happy Independence India. क्या हमारे देश में महिलाओं के लिए लॉ फील्ड अच्छा है? क्या कुछ दिक्कतें हैं जो हमारा देश इस फील्ड को फेस कर रहा है? लॉ फील्ड की बात कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ. क्योंकि दे डोंट एक्सेप्ट एज बहू, बिकॉज उन्हें लगता है घर में कलेश कराएंगी, इतना बोलती हैं. जब बाहर लोगों के बीच में ये लोग सब सॉर्ट करवाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो घर में तो फिर अपने लिए तो लड़ेगी जब दूसरों के लिए लड़ती है. तो
मैम इट इज़ जनरली सेड कि जो है लड़कियों को लोअर पोस्ट में नहीं जाना चाहिए लीगल फील्ड में, अगर जाना है तो हायर पोस्ट लाइक जुडिशरी चूज़ करना, क्योंकि लोअर पोस्ट पर तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट और मतलब दे विल बी इश्यूज लाइक छेड़खानी ये सब होती और आप खुद एक लॉ प्रोफेशन में जा रही हैं और आपको ये कहा जाता है कि आपके साथ Yes, छेड़खानी होगी। इज इट बिकॉज ऑफ योर ओन विल एंड विश और इज इट बीइंग पेरेंट्स विश, बीइंग अ लिटिल फोर्स्ड? No, ma'am, I have seen the reality, like the district courts, how the rush is there. So I want something comfortable life, not a rush in here. You object? Yes, Prashant. मैम उन्हें पता ही नहीं तो उन्हें क्या क्या राइट्स है। मैम अगर किसी महिला की शादी, जैसे उन्होंने बताया, ताने ने बताया कि शादी अगर हो जाती है, अगर किसी को उसकी राइट्स नहीं पता तो मैम उसको दबाया जाता है, ठीक है, उसको मैम उतना ही कुचला जाता है जितना उसको राइट्स नहीं पता होते। मान लीजिए मुझे मेरे क्या राइट्स हैं मुझे नहीं पता, तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ मैम बदसलूकी की जाएगी, मेरे को मारा पीटा जाएगा और मुझे पता है कि मारा पीटने के लिए क्या सजा है, तो वो बंदा मुझे हाथ तक नहीं लगाएगा। तो मैम मुझे लगता है कि लड़कियों को मैम उनको लीगल्स के बारे में पता भी होना चाहिए, उनको लीगल प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए और मैम उनको अच्छी फील्ड है मैम उसके लिए। प्रशांत, यहाँ सवाल दूसरा है, यहाँ लॉ पढ़ने का नहीं है सिर्फ सवाल, यहाँ ये सवाल है कि क्या उनको लिटिगेशन करनी चाहिए, क्या इस फील्ड में आगे वो जा सकती है? मानसी, मैं आपसे ही जवाब चाहूँगी। मैम इनका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि हमारी जो अभी आउट लेयर है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, पर जो हमारी इनर लेयर है वो अभी भी हमारी बैकवर्ड सोच है। तो इसलिए अगर हम अंदर वाली सोच पहले सुधारेंगे तभी हमें वो फ्रीडम, वो आज़ादी मिलेगी। ये है मेरा मतलब आज़ादी के लिए। मैम मुझे लगता है कि एक चेंज जो हम ला सकते हैं कि लिटिगेशन, जुडिशरी, आई थिंक गर्ल्स को ही, वुमेंस को ये चेंज करना चाहिए। दे शुड गेट मोर इनटू द लॉ फील्ड, नो मैटर व्हाट द सोसाइटी थिंक्स, एवरीबडी हैज समथिंग टू थिंक अबाउट यू, बट आई थिंक that girls should more get into the judiciary, into the law field, so they can set up their own will and do well for the country in this sense. Right. Shreya, what do you want to say about this? मैम मेरा मानना ये है कि हमारे जो कंट्री का ग्रैंड नॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इवन जो बाकी लॉज है हमारी कंट्री में वुमेन के लिए लॉ होना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों की जो हमारी थिंकिंग है वो बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये बोल रही हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट होता है। हम लोग ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को वर्क प्लेस पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी चाहिए कि वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। तो लॉज बनाना ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम कितने भी लॉज बनाते कुछ नहीं होने वाला, इतने लॉज तो बने ही हुए हैं। तो क्या रेप नहीं होता या वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आई थिंक हमारी कंट्री के साथ प्रॉब्लम लॉज की नहीं है, थिंकिंग की प्रॉब्लम है। जब तक वो चेंज नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि लॉज कुछ कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट अभी रिसेंट में हटाने की बात की गई है, नया बिल पास हुआ है। आपका क्या कहना है, क्या ये भी एक आज़ादी का रूप है? जी सबसे पहले तो इस सवाल पे मैं काफ़ी लाजमी सवाल है, कई सारे लोगों ने मुझसे ही पूछा है, आपस में डिस्कशन करा है कि ये जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्या वो नैतिक रूप से कानूनी रूप से सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से मैं इससे सहमत हूँ, ये सही है। अगर किसी कानून को आए हुए 150 से 200 साल हो चुके हैं, अगर हम आज भी मर्डर की, थेफ्ट की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की या रेप की या किसी भी जघन्य अपराध की वही परिभाषा पढ़ रहे हैं जो किसी और इंसान ने अपने साइके के हिसाब से हम पर डाला था 200 साल पहले, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वर्डिक्ट्स में कहा है कि हमें ज़रूरत है उस चेंज की जो कि आज के सोसाइटी के नीड्स और नॉर्म्स को सेटिस्फाई करे। आप काफ़ी सारे लॉ ले लो, एविडेंस एक्ट ले लो, 65B के अंडर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना पड़े। बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आज के समय में जो मैक्सिमम एविडेंसेस कलेक्ट करती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। अब इसके कारण कन्विक्शन रेट काफ़ी नीचे जा चुका है क्योंकि अदालत उसको मानती नहीं है। तो ये सवाल हम सब के जहन में होना चाहिए और इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए जो हमारे पर्सनल रिसर्च या सब्जेक्टिव आइडियोलॉजी के ऊपर हो कि चेंजेस ज़रूरी हैं। आज का सोसाइटी काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। मेरे महिला मित्रों ने या फिर बाकी जो मेरे भाई लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे इश्यूज़ को बताया, महिलाओं के साथ क्या होता है, वर्क प्लेसेस पे कैसे डिफरेंसेस होते हैं, आईपीसी में क्या लूप होल्स है, नए नए जो घटनाएं, जघन्य घटनाएं, रूख कपा देने वाली घटनाएं आती हैं, उन सब से निपटने के लिए हमें सशक्त होने की ज़रूरत है और वो सशक्तिकरण कानूनी रूप में भी आने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे पहला कदम है जो देश की संसद ने लिया है बदलाव की ओर, वो है अमेंडमेंट। तो मैं इससे सहमत हूँ।
सिद्धार्थ की बात से सिर्फ सिद्धार्थ नहीं, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग अग्री करते हैं। वक्त के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये भी अपने आप में एक तरह की स्वतंत्रता है। पानी अगर ज़्यादा देर तक स्थिर रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो हमें वो पानी बदलने की ज़रूरत थी। तो शायद ये जो लॉज हैं वो भी उसी पानी की तरह थे। इसी के साथ में हम इंडिपेंडेंस डे के इस प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। हैप्पी 15th अगस्त टू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद।